डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आपको फोर्स के बारे में बताया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ फोर्स। आपने पीछे पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के। और फिर हमने वहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव किया था F इक्वल टू क्या होता है m में। इसके अंदर आप देखेंगे डायमेंशंस आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है। फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है m1 L1 T-2। और नाइन्थ में जैसे आप पढ़ते आए हैं कि फोर्स की दो यूनिट्स होती हैं, एक तो न्यूटन और एक क्या होती है डाइन। यहाँ पर आप पढ़ेंगे अनदर टाइप्स ऑफ यूनिट्स। वन यूनिट्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड अनदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर आपकी जो यूनिट्स आपने पढ़ी है न्यूटन्स और डाइन आती है, और ग्रेविटेशनल के अंदर ग्राम वेट और किलोग्राम वेट आते हैं। इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इन एसआई सिस्टम, याद रखना। अब आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है m में। F के प्लेस पर क्या रख दीजिए 1 न्यूटन, मास के प्लेस पर 1 kg, एसआई सिस्टम की बात हो रही है, और एक्सेलरेशन के प्लेस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको याद रखना है वो फोर्स जो 1 किलोग्राम 1 kg की बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं 1 न्यूटन। क्लियर? तो आप क्या कहेंगे 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। इसी तरीके से एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन इन सीजीएस सिस्टम। यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, और एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो आप क्या कहेंगे 1 डाइन वो फोर्स है जो 1 ग्राम की बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के। तो ये देखिए आपने लिख भी रखा है, पढ़ के देखना नोट्स में से। 1 डाइन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। ओके, अब यहाँ से आप रिलेशंस निकालनी है 1 न्यूटन और डाइन के अंदर। आपने ये देखा यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 5 डाइन। आपने भी पढ़ा था 1 न्यूटन इक्वल टू क्या था 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और मीटर को किस में कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में। तो आप सोल्व करेंगे तो आपको देखेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 डाइन, और 1 डाइन इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 5 न्यूटन। तो इसको आप कैसे निकालेंगे रिलेशन को? आपने पढ़ा है 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कीजिए ग्राम में, और मीटर को किस में कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में। तो आप इस तरीके से करके देखना, क्लियर हो जाएगा। अनदर टाइप ऑफ यूनिट्स क्या है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स के अंदर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं, एक एसआई में भी वैसे ही सेम और सीजीएस में। एसआई में हम बोलते हैं किलोग्राम वेट भी बोल देते हैं बेटा, और समटाइम्स इसको बोलते हैं किलोग्राम फोर्स भी कहते हैं। अब 1 किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स की बात करेंगे। अब 1 किलोग्राम वेट, अब F इक्वल टू आपको पता है m में होता है। अब यहाँ पे किसकी बात आ गई ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लेना, उसके प्लेस पर क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कहेंगे 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स वो फोर्स है जो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा अब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। वहाँ पे क्या था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए हम यहाँ पर आ रहे हैं वापस। आप देखिए 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 1 और 1 किलोग्राम फोर्स, बात एक ही है। 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो आप क्या कहोगे 1 किलोग्राम वेट इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body of mass 1 kg। क्लियर? अब देखिए ये यहाँ पर क्या किया 9.8 को आप आगे ले जाइए तो पीछे क्या बचेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच जाएगा। और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है न्यूटन के इक्वल नहीं होता, जो अभी आपको बताया कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है न्यूटन के। तो आपको याद रखना ये फॉर्मूला आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा कि 1 किलोग्राम फोर्स और 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू किसके होता है 9.8 न्यूटन के।
अब आप देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट्स की जो सीजीएस यूनिट है वो होगी ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। अब आपने जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था एक्सेलरेशन, उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सेंटीमीटर, तो वहाँ पर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। मेरी आवाज़ ध्यान से सुनना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कन्वर्ट होकर हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम वेट की प्लेस पर 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है, वो फोर्स जो 1 ग्राम की बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 980 आगे ले जाइए, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी बताया था एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर डाइन के इक्वल होता है, तो आपको याद रखना है 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू क्या होता है, 980 डाइन के। ओके, अब आपको आगे चलिए, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है एक आर्टिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के प्रभाव। इसमें 2 और 3 पॉइंट्स हैं, जस्ट आपको याद रखने हैं। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज, ये क्या कहता है पहला, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, यानी उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्मली चलती है, जिसकी वेलोसिटी ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज, उसको चलाने के लिए कोई भी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसा सेकंड लॉ कहता है। देखिए यदि स्पीड चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो, तो ऑटोमेटिकली F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, तो आपको ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली। अब मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ये जो वैल्यूज हैं ये आप खुद पढ़ के देखना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए पहले कहा था यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ क्या है, थर्ड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सेलरेटेड मतलब जिसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। वो हमेशा किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल फोर्स की। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या है, एम में, एम कभी जीरो नहीं हो सकता। सो एक्सेलरेटेड मोशन मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एक्सेलरेशन। मास कांस्टेंट है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन के। ओके, अब कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। इनर्शियल मास आपने पढ़ा हुआ है, इनर्शिया क्या होता है, जिस बॉडी के अंदर इनर्शिया लगता है उसके मास को क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास बोलते हैं। याद रखना बेटा, जिस बॉडी के अंदर इनर्शिया लगे उसके मास को क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास। एज F इक्वल टू एम में A इक्वल टू क्या हो गया, F/m। यहाँ से आप देख रहे हैं, सो लार्जर इज द मास, जितना ज़्यादा मास होगा स्मॉलर क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनर्शियल मास के या सिंपल मास के। तो मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, प्रोड्यूस इन द इट बाय ए गिवन फोर्स, हैंस ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। तो आपको यदि मास ज़्यादा है, आपको पहले भी बताया था, जिसके अंदर मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा, जिसका मास कम है उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो आपको वहाँ भी बताया था मास, यहाँ पे देखेंगे आप 10, मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। अब आप देखिए इफ़ A इक्वल टू 1 हो जाए तो F इक्वल टू क्या हो गया, m। तो आपने याद रखना है इनर्शियल मास फोर्स के इक्वल होगा, लेकिन कब होगा, यदि उसके अंदर यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आपसे कोई पूछ ले इनर्शियल मास कब फोर्स के इक्वल होगा, तो आपने कहना है जब उस बॉडी के अंदर फोर्स की वजह से कितना इनर्शिया, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, यूनिट एक्सेलरेशन। अब आपको हम नेक्स्ट आर्टिकल जो चलेगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, भले ही ये सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं लेकिन आपको फिर भी याद रखना है, इम्पल्स। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, हमने ये इम्पल्स वाला पोर्शन ओपन किया है। इस इम्पल्स वाले पोर्शन के अंदर अब इम्पल्स होता क्या है बेटा, इम्पल्स भी अपने आप में एक फोर्स ही होता है जो किसी बॉडी पर लगता है बहुत थोड़े समय के लिए। जैसे आप देखते हैं क्रिकेटर बैट बॉल खेल रहा होता है तो उसकी तरफ बॉल आती है, तो आप देखते हो बैट बॉल को बिल्कुल स्मॉल मूवमेंट के लिए टच करता है,
स्मॉल मूवमेंट के लिए फोर्स लगाता है और बॉल कहाँ चली जाती है, दूर चली जाती है। तो बैट ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया थोड़े समय के लिए। जैसे आप हैमर देखते हो, हैमर से आप कोई भी कील है, नेल है, उसको किसी वुडन ब्लॉक में लगाने की कोशिश करते हो तो हैमर क्या करता है, नेल को क्षण भर के लिए बिल्कुल थोड़े से मूवमेंट के लिए टच करता है और जो नेल होती है, कील होती है, वो कहाँ चली जाती है, वुडन ब्लॉक के अंदर। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इम्पल्स होता है वो अपने आप में फोर्स होता है, और वो फोर्स जो किसी भी बॉडी पर लगे थोड़े टाइम के लिए, तो इम्पल्स क्या कहोगे, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी पर लगे स्मॉल टाइम के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज ए मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसकी बेटा एक और डेफिनेशन है आपको, जो मैंने ये बेसिक बताया कि इम्पल्स क्या है, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी पर लगे स्मॉल टाइम के लिए। अब देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, जैसे मोमेंटम की थी, मोमेंटम क्या था, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। इसी तरह से इम्पल्स क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इम्पल्स का फॉर्मूला याद रखना, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसका ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ से। अब आपने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, dp इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू dt। अब इसको ड्राइव करने के लिए इस फॉर्मूले को कि भाई इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है, ये आपको मैंने बता दिया, और ड्राइव करना है। अब इसका इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, एफ डी टी को तो राइट साइड ले आए और लेफ्ट साइड ले आए, और डी पी को कहाँ ले आए, राइट साइड। अब इंटीग्रेशन किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर आप देखिए एफ डी टी फोर्स अलग क्वान्टिटी है फिजिकल, डी टी क्या है, टाइम, ये अलग क्वान्टिटी है, दोनों अलग अलग हैं। तो जो अलग होती है उसको बाहर ले आइए, जो डी से जुड़ा हुआ है वो अंदर रहेगा। जैसे टाइम किससे जुड़ा हुआ है, डी से, पी किससे जुड़ा हुआ है, डी से, ये तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगे, बाकी चीज़ बाहर आ जाएगी। आपको मैंने सेकंड यूनिट में इंटीग्रेशन करना सिखाया था, डी टी का सीधा याद रखना, यदि डी टी के साथ कुछ भी नहीं है तो टी आ जाएगा, डी पी के साथ कुछ नहीं है तो पी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन डी टी का याद रखना, यहाँ पर सीधा टी होता है, डी पी का क्या होता है, पी। जो ये 0 से टी है ये लिमिट है, 0 इसकी लोअर लिमिट है, टी इसकी अपर लिमिट है, P1 लोअर लिमिट है, P2 क्या है, अपर लिमिट। तो इसका रूल होता है बेटा, जो अंदर ब्रैकेट्स में टी दिया हुआ है उस पर एक बार तो पहले अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो टी के प्लेस पर एक बार टी रख दिया, टी के प्लेस पर 0 और बीच में क्या लगा दिया, माइनस, इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहाँ पर देखो पी के प्लेस पर एक बार P2, पी के प्लेस पर P1 और बीच में क्या लगा दिया, माइनस। पहले अपर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर, तो P2 माइनस P1। तो ये यहाँ से इसका मकसद क्या था, ये शो करना था, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम तो होता ही है, डेफिनेशन है। इट इज आल्सो इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आपको याद रखना है कि आप निकाल के देख लीजिए, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, जो यूनिट आएगी वही यूनिट सेम होती है मोमेंटम की। तो देखो P2 माइनस P1 क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम में से मोमेंटम माइनस करोगे तो मोमेंटम ही आएगा। तो मोमेंटम की आप यूनिट देख लीजिए और डायमेंशनल फार्मूला वो सेम रहेगा, जो किसका होता है, डायमेंशनल फार्मूला मोमेंटम का होता है। तो आपको याद रखना है, सो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम इज मेजर्ड बाय द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद हम देखिए आगे, ये आपको पढ़ना है, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। और आपको बताया हुआ जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो इम्पल्स भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी वही डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इम्पल्स होगा। जिस तरफ बॉल जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इम्पल्स। आप इसकी यूनिट्स निकाल के देखना, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के देखना। अब यहाँ पर ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किस किस के बीच में, टाइम के और फोर्स के बीच में। जब टाइम t1 है तो फोर्स क्या है, f1। जब टाइम t2 है तो फोर्स क्या है, f2। आपको याद होगा फर्स्ट यूनिट में बताया था, एरिया किसी भी ग्राफ का होता है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में हो तो वो वेलोसिटी दिखाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो वो एक्सेलरेशन शो करता है। तो यहाँ पर एवरेज और टाइम, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता था, एरिया के। जैसे आपने याद होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसकी, वो किसके इक्वल होता था, उसका एरिया क्या होता था, वेलोसिटी के इक्वल। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ए, एक एरिया क्या है बी,
तो जो ये एरिया है F1 वाला और T1 वाला, इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये वाई एक्सिस पे तो F1 है, एक्स एक्सिस पर क्या हो गया T, और एरिया क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है T1, ब्रेथ क्या दिखाई दे रही है, एरिया ए के लिए F1। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, F1 मल्टीप्लाई T1, F1 मल्टीप्लाई बाय T1 किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के। सिमिलरली बी के लिए लेंथ क्या है T2, ब्रेथ क्या है F2, तो F2 मल्टीप्लाई बाय T2 एरिया, एरिया इक्वल टू क्या हो गया, इम्पल्स के। ये लास्ट टाइम भी बताया था। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है फोर्स F1 फॉर कर्व ए इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या है, स्मॉल है। स्मॉल, यदि थोड़े समय के लिए फोर्स लगेगा तो ज़्यादा फोर्स होगा, क्योंकि टाइम क्या है, स्मॉल। चलो ये तो बाद में भी कर सकते हो, ये तो बेसिक है। तो F1 मल्टीप्लाई T1 इजिकल टू में F2 मल्टीप्लाई बाई T2, इसको रहने देना चाहे आप। ये एरिया दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं इसको। ये आप रहने देना इस आर्टिकल को, इसका कोई यूज नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर एक हमने ये न्यूमेरिकल शो कर रहे हैं कि इसमें क्या कहता है इस न्यूमेरिकल के अंदर। बस आपको बेसिक इम्पल्स पढ़ना था इसके अंदर, वो आपको क्लियर हो गया होगा। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। अब आप देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड इज हिट बाय ए बैट सो डैट द बॉल इज टर्न बैक। वापस हो गई कितनी वेलोसिटी से, 20। तो वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो मोमेंटम में भी चेंज हुआ होगा। तो क्लियर है। इफ़ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज, टाइम कितने, बहुत थोड़ा है, थोड़े समय के लिए लगा। टी कितना दे दिया, 0.01 सेकेंड। फाइंड द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बैट ऑन द बॉल बाय द बैट। अब आपको इम्पल्स भी निकालना है और एवरेज फोर्स। आपको पता है इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, लेकिन आपको तो फोर्स निकालना है। अब इम्पल्स चाहिए होगा, पहले इम्पल्स निकालने के लिए आपको फोर्स चाहिए, लेकिन फोर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप इम्पल्स का मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इज आल्सो इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अभी करके बताया है। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या था, P2 माइनस P1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, MV माइनस MU। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, मास भी दिया हुआ है बॉडी का, पुट कर दीजिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आप कहेंगे यहाँ पर ये -12 क्यों आया, जैसे V तो आपका 20 है, U कितना था 12, आप कहेंगे माइनस क्यों आया, क्योंकि बेटा जब बॉल जिस डायरेक्शन से आई थी, बैट ने उस बॉल को रिपेल करा, वापस फेंका, उसके अपोजिट बॉलर ने जिस डायरेक्शन में बॉल फेंकी थी कि बैट्समैन ने बॉल को उसके अपोजिट फेंका है। तो अपोजिट फेंकने की वजह से दोनों की आने की डायरेक्शन और बॉल के जाने की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो इनिशियल वेलोसिटी पे क्या लगाएंगे, -12। तो माइनस, ये आप सोल्व कर लीजिए। और इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स क्या हो गया, इम्पल्स अपॉन में टाइम। तो आपको इम्पल्स आ ही गया है, टाइम। तो ये आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ, -12 इसलिए लिया है, बैट्समैन ने बॉल को बॉलर के अपोजिट थ्रो किया है, आने वाली वेलोसिटी के अपोजिट गई है बॉल, तो इसलिए माइनस आया। ओके, यहाँ तक आप पढ़ के देखना।